हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 7। उसके बर्ताव से प्रिया को काफी दुख होता था पर वो कुछ नहीं कहती थी। रात को भी प्रिया ने डिनर तैयार किया और ध्रुव ने उसकी खूब तारीफ की, जिससे कबीर अच्छा खासा चीट चुका था। अगले दिन कबीर ने प्रिया को परेशान करने के लिए सभी नौकरों को काम से निकल दिया। ध्रुव के कहने पर भी उसने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। प्रिया सब काम करते कातरे काफी थक जाती थी पर कबीर को उस पे तरस नहीं आता था। वही दूसरी तरफ कबीर का राइवल, उसका नाम याद नहीं आ रहे इसलिए आपसे उसका नाम थॉमस होगा। थॉमस अपने विला में बहता हुआ था, तभी उसके पास उसका एक खास आदमी आया और बोला, बॉस कबीर सिंघनिया उर्फ माफिया बॉस की बीवी के बारे में पता चल चुका है। मैंने अपने कुछ आदमी हेल मेंशन के बाहर लगा रखे थे, उन्होंने मुझे ये तस्वीर दी है। ये कहकर उसने एक लिफाफा थॉमस की और बाया। थॉमस के एक हाथ में ग्लास, उसने अपने दूसरे हाथ से उसकी फोटो देखी और बस उसकी नजर प्रिया पर टिक गई। उसके नजरों में प्रिया के लिए साफ साफ आवाज दी कर रही थी। उसने कहा, उठा लो इसे, ये खूबसूरती तो सिर्फ थॉमस के बिस्तर पर अच्छे लगती है। वैसे मानना पड़ेगा सिंघनिया को क्या बीवी मिली है, इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। कबीर को भी हार दूंगा और ये खूबसूरती भी मेरी। इस बात से अनजान प्रिया कबीर से परेशान थी। वो इतने बड़े विला को साफ करते करते काफी थक जाती थी, फिर खाना बनाना वो काफी थक जाती थी। आज कबीर घर पर ही था। प्रिया नहाकर बाहर आई, उससे आज हल्की हल्की कमजोरी महसूस हो रही थी। वो धीमे कदमों से ड्रेसिंग टेबल के पास आए और सिंदूर लगा लिया। कबीर जो लैपटॉप में काम कर रहा था, उसे उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। प्रिया बाहर जाने को निकली तो कबीर ने कहा, एक कॉफी लेके आओ। प्रिया ने नजर उससे देखा और बाहर चले गई। कबीर ने उसके जाते ही लैपटॉप पर विले की फुटेज ऑन कर दी। प्रिया किचन में गए और कॉफी बनने लगी। कबीर देख रहा था। प्रिया ने अपने दोनों हाथ किचन स्लैब पर रखी और खड़ी रह गए और कॉफी बनाकर कबीर के पास आ गई। कबीर को कॉफी देके वो नीचे चली गए और झाड़ू मारने लगी, फिर पोंछा भी किया। ऐसे ही वो तीनों फ्लोर साफ कर दिए। उसे काफी पसीना आ गया था और हल्का हल्का कमर दर्द भी हो रहा था। वो नीचे आए और अपन पसीना पोंछा और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसकी ये सब हरकतें कबीर देख रहा था। उसने मन में कहा, कर लो, जितना मासूमियत का घोंक करना है उतना मैंने भी तुम्हारे चेहरे से ये मासूमियत का नाकम नहीं हटाया तो मेरा नाम भी कबीर नहीं। थोड़ी देर बाद प्रिया उठी और किचन में गई। उसने फ्रिज खोल कर देखा तो उसमें कुछ भी सब्जी नहीं थी। उसने सोचा, फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या बनाऊं। ये सोचते हुए उसने कहा, इन्हें बता देते हैं, ये शायद कुछ करे। ये कहकर वो ऊपर कमरे की ओर अच्छी। उसने कबीर से कहा, सुनिए। कबीर ने ऐसा जताया क्योंकि वो काफी बिजी हो। उसने अपनी नजर उठाई और कहा, बोलो। तो प्रिया ने कहा, फ्रिज में सभी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, हम क्या बनाएं। तो कबीर ने हल्के में गुस्से में कहा, मैं क्या तुम्हें कोई नौकर नजर आता है, वो तो तुम हो, जाकर मार्केट से सब्जियां ले आओ। प्रिया ने कहा, पर हमें तो मार्केट पता ही नहीं है, तो हम कैसे जाएं। कबीर ने उसके हाथों में कुछ पैसे दिए और कहा, ये लो पैसे और यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर मार्केट है, अब तुम जा सकती हो। प्रिया को काफी बुरा लगा। आज सुबह से ही उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था पर फिर भी उसने बिना कुछ कहे अपना सर हमें हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। कबीर को थोड़ा बुरा लग रहा था पर उसने फिक्र नहीं जताई। उसने किसी को कॉल किया और कहा, उसे पर नजर रखो और मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम मुझे बताना वह कहाँ जा रही है। प्रिया अपने धीमे कदमों से बाहर निकली। बाहर काफी धूप हो चुकी थी। उसने यह वह देखा तो गाड़ी भी नहीं नजर आ रही थी। वह गेट से बाहर निकली तो कोई उसका पीछा करने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि कबीर। कभी जो हुआ एक आदमी था जो प्रिया को कबीर को वीडियो कॉल के जरिए दिखाने वाला था। प्रिया अभी में कदमों से आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद वह मार्केट पहुंच गई। उसने सब्जी अली और आगे को बढ़ गई पर वहां कोई और भी था जो प्रिया पर नजर रखे हुए था। उसने कहा, बॉस चिड़िया बाहर आ गई है, ये सही वक्त है उसे उठाने का। आसपास कोई गार्ड भी नहीं है। तो उधर से किसी ने कुछ कहा तो उसने हमें सर हिलाकर फोन कट कर दिया। प्रिया ने सब्जियों और बाकी जरूरत का सामान भी ले लिया था। तभी वह एक जूस की दुकान किया गया कर रुकी। वहां पर ताजा गन्ने का जूस निकाला जा रहा था। प्रिया ने एक नजर उसकी और देखा, उसका काफी मन हो रहा था पीने का पर उसने अपना सिर झटक और आगे बढ़ गई। कबीर की आंखें उसकी इस हरकतों पर छोटी हो गई। उसने कहा, कितनी शातिर रही है लड़की, एक मौका नहीं छोड़ रही खुद को लाचार बताने का। खैर मुझे क्या। प्रिया आगे बढ़ी तभी उसके पास एक लड़की आई। उसने कहा, दीदी दीदी क्या आप मुझे वह बैलून दिला दोगी, मुझे वह चाहिए पर मां नहीं दिलाती, प्लीज दीदी दिला दो ना। प्रिया ने एक नजर उसे लड़की की और देखा जिसके कपड़े पुराने नजर आ रहे थे। उसने मुस्कुराकर हाँ कहा और आगे बढ़ गई। उसने उसे बैलून दिलाया और साथ ही में खाने के लिए भी प्ले कर दिया। उसने कहा, थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो, बिल्कुल एंजल की तरह। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है कोई बात नहीं, पर ऐसे भी किसी से कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। तुम स्कूल जाओ और पढ़ लिख कर कुछ बानों पर मां नहीं जाने देती क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है ना। प्रिया को ये सुनकर काफी दुख हुआ पर वह भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। उसने कहा, भगवान पर यकीन रखो, अगर तुम्हारे नसीब में स्कूल जाना होगा तो तुम जरूर जाओगी। सिर्फ प्रिया आगे बढ़ गई। जब वह मार्केट से थोड़ा आगे आई तभी एक गाड़ी अचानक से वहां आए और उसे अंदर डालकर ले गई। प्रिया ने काफी छूटने की कोशिश की पर फिर भी वह झूठ नहीं पाई। उसके हाथों का और थैला नीचे गिर गया और सब्जियों बिखर गई। कबीर ने जोर से चिल्लाया, पकड़ो उन्हें, कौन है वह। ये कहकर वह बेड से खड़ा हुआ और तुरंत कमरे से बाहर निकाला। वह आदमी जो प्रिया के पीछे था वह भागने लगा पर वह अकेला क्या ही कर पाता। उसने कहा, सर वह लोग ले गए मैं को। कबीर ने तुरंत कॉल कट किया और बाहर निकल आया। उसने अपनी गाड़ी निकली और उसे जगह पहुंचा। अब तक वह लोग आगे जा चुके थे। कबीर ने गुस्से से अपनी मुठिया का असली और कहा, कौन थे वह लोग और उसे क्यों ले गए। उसने देखा तो वहां प्रिया के सामान की थैली पड़ी हुई थी। वह कुछ सोच ही रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रिया झटपट आने लगी तो अंदर बैठे आदमी
आदमियों ने उसे एक कसकर तमाचा मारा और कहा, ये साली चुप बैठ, ज्यादा नखरे मत कर, जितना ज्यादा फड़फड़ाएगी उतना पीटेगी। प्रिया रोने लगी और बोली, भैया हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दो, हम आप लोगों को जानते भी नहीं है, प्लीज प्लीज हमें जाने दो। उसने कहा, चुप, बिल्कुल चुप, अगर अभी तूने मुंह में से एक शब्द भी निकाला तो याद रख। प्रियदरी सेमी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। यह कबीर ने अपने सभी आदमियों को कम पर लगा दिया ताकि वह जल्द से जल्द प्रिया तक पहुंच सके। उसे काफी गुस्सा आ रहा था, खुद पर भी और उन लोगों पर भी जिन्होंने प्रिया को अगवा किया। जब वह उसके हाथों में आएंगे तब वह उनका काफी बुरा हाल करेगा। ये प्रिया को वह लोग एक सुनसान सी जगह पर लिया है, ये कोई गुफा थी, वह उसे अंदर ले गए। अंदर काफी गार्ड मौजूद थे जिनके हाथों में बड़ी बड़ी ग्रंथि। प्रिया ये देखकर काफी डर गई, उसे अंदर ले जाकर उन लोगों ने धकेल दिया। सामने कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। प्रिया ने अपनी नजरें उठाई और सामने देखने लगी। वह आदमी बड़ी गंदी निगाहों से प्रिया को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि थॉमस ही था। प्रिया ने डरते हुए कहा, कौन है आप और मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? ये कहते हुए वह काफी डरी हुई नजर आ रही थी। वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या कयामत है, ऋतु तस्वीर में से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। ये कहते हुए उसने प्रिया के चेहरे पर अपनी बंदूक घुमाई। प्रिया डर के पीछे खिसक गई। तभी थॉमस ने अपने आदमियों से कहा है, कॉल कर रे इसके पति को, उसे भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए ना कि कैसे मजे लुटता हूं मैं इस चिड़िया के। ये कहकर वह हंसने लगा। प्रिया उसकी यह बातें सुनकर काफी घबरा चुकी थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह पीछे को भागने को हुई पर वहां पर काफी गार्ड खड़े थे। थॉमस धीरे धीरे प्रिया की ओर बढ़ रहा था। तब दूसरी तरफ कबीर का फोन बज। उसने फोन देखा तो यह कोई अननोन नंबर था। उसने कुछ सोचकर फोन उठा लिया। वहां से आवाज आई, देख सिंघानिया देख, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। वाकई क्या खूबसूरत हसीना है, यह अब तक कहाँ छुपा के रखा था तूने इस नायब हीरे को जो अब तक ये थॉमस की नजर में नहीं आई? वैसे कोई बात नहीं, अब तो अपनी आंखों से दिखेगा तेरी प्यारी बीवी की इज्जत लूटते हुए कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, अगर उसे खरोच भी आई ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा और इतनी भयानक मौत दूंगा कि जानवर भी तेरी लाश खाने से डरेंगे। ये कहकर कबीर ने किसी को इशारा किया और थॉमस से बातें करने लगा। वह थॉमस ने कहा, चूचू बोखला गया क्या, उससे ज्यादा तू कर भी जा सकता है पर आज इसे मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर उसने प्रिया को अपने करीब खींच दिया। प्रिया जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो छोड़ो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वह उसके सीने पर मार रही थी। थॉमस ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसे चूमने की कोशिश करने लगा। प्रिया अपना सर यह वहां कर रही थी, उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने जैसे जैसे खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और भागने की कोशिश करने लगी। कबीर ने उसकी बसु पकड़नी चाहिए तो उसके ब्लाउज को हनी से फट गई, जिससे उसका ब्लाउज कंधे से हल्का नीचे सरक गया और उसके गोरे कंधे दिखने लगे। प्रिया ये देखकर सहम गई, उसने जल्दी से अपना ब्लाउज संभाला तो थॉमस हंसने लगा और बोला, क्या संभाल रही हो रानी, थोड़ी देर में ये सब उतारने वाला है। प्रिया काफी डर चुकी थी और पीछे जा रही थी, तभी उसका पर फंसा और वह लड़खड़ाकर पीट के बाल गिर गई। थॉमस नीचे बैठा और उसके गालों को कसकर पकड़ लिया और कहा, देख चिड़िया, तो जितना फड़फड़ाएगी तुझे उतना ही डर होगा, तो तू भी एंजॉय कर और मुझे भी एंजॉय करने दे। ये कहकर वह उसके कमर को सहलाने लगा। प्रिया ने नहीं नहीं दूर रहो हमसे कहते हुए उसके हाथों को अपने कमर से हटने लगी तो थॉमस ने एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पर लगाया। ये थप्पड़ इतनी जोरों का था कि प्रिया जो सुबह से अच्छा फील नहीं कर रही थी वह बेहोश होने लगी। यहाँ कबीर जोर से चिल्लाया, थॉमस मैं तेरी जान ले लूंगा। उसका खून खौल रहा था। उसे थॉमस की लोकेशन पता चल गई थी पर लोकेशन दूर होने के कारण वह अभी तक वहां पहुंचा नहीं था और उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी तेज चल वरना तुझे यही जिंदा दफन कर दूंगा। प्रिया एकदम बेजान हो गई। थॉमस ने अपनी शर्ट के बटन खोले और कैमरे की ओर देखते हुए वह शर्ट नीचे डाल दी। प्रिया का चेहरा देखकर कबीर को काफी दुख हुआ। प्रिया नहीं नहीं प्लीज छोड़ दो, कीरत लगाई जा रही थी। थॉमस उसके ऊपर लेट गया और उसकी कमर को मसलने लगा। उसकी साड़ी का पल्लू भी अब उसके सीने से अलग हो चुका था। कबीर ने अपना हाथ कसकर गाड़ी के शीशे पर मारा जिस कारण उसके हाथों पर चोट लग गई पर उसके आंखों में अंगारे झड़क रहे थे। एक बार अगर थॉमस उसके हाथों में आ गया तो अब उसे भगवान ही बचा है। उसने कहा, गाड़ी रोक। ड्राइवर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया पर उसने बिना कुछ बोले गाड़ी रोक दी और कहा, उतर। मैंने कहा उत्तर। ड्राइवर तुरंत उतर गया। कबीर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और फोन सामने किया और तेजी से गाड़ी आगे की ओर बढ़ा दी। थॉमस ने उसके गले पर अपने होंठ रख और रगड़ने लगा। प्रिया उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो छोड़ो, उसकी काफी धीमी आवाज चल रही थी पर फिर भी उसे थॉमस को डिस्टर्बेंस हो रही थी, इसलिए उसने फिर से उसे जोरदार तमाचा मारा। इस बार प्रिया बिल्कुल ही बेहोश हो गई। फिर थॉमस में कैमरे की ओर देखकर एक तीखी मुस्कान दी और जोर से प्रिया के गले को काट लिया। प्रिया बेहोशी में भी चीख उठी। कबीर का गुस्सा पाल पाल बढ़ते जा रहा था और आखिरकार वह बाहर पहुंच गया। उसने कॉल कट कर दिया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भी आ चुके थे। वह गाड़ी से बाहर निकाला और गुफा की ओर बढ़ा। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। कबीर अंदर चलते हुए एक एक को शूट कर रहा था। उसके बॉडीगार्ड भी अंधाधुंध शूट कर रहे थे और कबीर ने लात मारकर गेट खोला तो थॉमस हैरान रह गया। उसने लगभग प्रिया की साड़ी उसकी बदन से आजाद कर दी थी। कबीर ने जोर से चिल्लाया, कोई भी अंदर मत आओ। उसकी आवाज से बॉडीगार्ड बाहर ही रुक गए। जो 4 आदमी कबीर के साथ अंदर मौजूद थे, कबीर ने उन्हें तुरंत शूट कर दिया और आगे बढ़ा। थॉमस काफी डर चुका था। उसे अंदाजा नहीं था कि कबीर को इस जगह के बारे में पता चलेगा क्योंकि यह जगह काफी गुप्त थी, पर अब उसे पता चल चुका था। वह थॉमस के पास गया और उसे बाल से पकड़ कर उठाया और उसके मुंह पर भूसे मारने लगा।
थॉमस की हालत काफी बुरी हो चुकी थी और कबीर के दिमाग में बस थॉमस की हुई हरकतें चल रही थी। फिर उसे उठाकर अपने गार्ड की तरफ फेंका। थॉमस अब तक अधमरा हो चुका था। उसने कहा, इसे हिल मैंशन ले जाओ और इसे खूब टॉर्चर करो, पर याद रखना यह मरना नहीं चाहिए। गार्ड ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से चले गए। अब जाकर कबीर की नजर प्रिया पर पड़ी। उसकी हालत देखकर कबीर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अपना जैकेट निकालकर उसे उड़ा दिया और उसे अपने गोद में उठकर बाहर की ओर चला गया। एक घर में आकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो कभी उसे लेकर गाड़ी में बैठ गया। उसकी नजर उसके चेहरे पर ही थी जहां थॉमस की उंगलियों के निशान थे और चेहरा पूरा लाल हो चुका था। कबीर ने एक गहरी सांस ली और उसे कसकर अपने सीने से लगा दिया। उसे काफी सुकून महसूस हो रहा था। जब उसने अपनी आंखों से प्रिया को उठाते लेकर जाते हुए देखा तो उसे अपने सीने में काफी दर्द महसूस हुआ। ये क्यों था उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद गाड़ी है मैंशन के सामने आकर रुकी। उसमें से कबीर बाहर निकाला। उसकी गोद में प्रिया अभी बेहोश लेती थी। वह उसे लेकर कमरे में आया और उसे बड़े आराम से बेड पर लेटा दिया। फिर उसने उसके बदन से वह जैकेट अलग कर दी और उसे देखने लगा। उसके कमर पर खरोचने की और उंगलियों के निशान थे, बाजू पर भी उंगलियों के निशान थे और गले पर थॉमस के काटने के निशान थे। कभी किसी ने दरवाजा लॉक किया। कबीर ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। बाहर खड़े डॉक्टर भी एक पल के लिए कैंप गए। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी। डॉक्टर अंदर आए तो उन्होंने डरते हुए कहा, सर पेशेंट किधर है? तो कबीर ने अपनी नजरें प्रिया की ओर घूम ली। डॉक्टर डरते डरते उनके ओर पड़ी और उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ फिर उसे चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रिया के गाल पर ऑइंटमेंट और उसके गले पर भी ऑइंटमेंट लगा दी। कबीर ने पूछा, कब तक हो जाएगा इस? तो डॉक्टर ने कहा, जी सर, ये दर्द और कमजोरी के कारण बेहोश हो चुकी है और यह काफी कमजोर भी है। शायद ये खाना पीना अच्छे से नहीं खाती। इनका ख्याल रखिए और दवाई टाइम पर दीजिए। ये कहकर वह डॉक्टर बाहर चली गई। कबीर की नजर अब भी प्रिया के चेहरे पर ही थी। उसका चेहरा दर्द से पिल पड़ा हुआ था। कबीर 10-15 मिनट तक उसे ऐसे ही देखता रहा। फिर वह बाथरूम की ओर पड़ा और शॉवर के नीचे खड़े हो गया। अब उसकी आंखों में काफी गुस्सा नजर आ रहा था। उसने कसकर अपनी मुट्ठी दीवार पर दे मारी और कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। थॉमस बाथरूम से बाहर आ गया। जब वह बाहर आ गया तो प्रिया नींद में कुछ बेचैन लग रही थी। वह उसके करीब गया तो वह नींद में कुछ गड़बड़ है रही थी। नहीं नहीं, हम हमें छोड़ दो, दूर रहो। जब कबीर ने उसकी माथे को छूकर देखा तो हैरान रह गया। उसका माथा काफी गर्म हो चुका था। कबीर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने उसके हथेली को पकड़ा और सहलाने लगा, सू शांत हो जाओ, कोई नहीं है यहाँ। ये कहकर वह उसकी हथेली से हिला रहा था। उसके ऐसे करने से प्रिया धीरे धीरे शांत हो रही थी। फिर उसने नीचे जाकर एक बॉल में पानी और पट्टी लेकर आया और उसके माथे पर पट्टी करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर ठीक हो चुका था। कबीर वहीं सोफे पर बैठ गया। उसे जल्द से जल्द थॉमस को जाकर सजा देनी थी, पर प्रिया को वह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए वह प्रिया के होश में आने का इंतजार कर रहा था। अब तक लगभग शाम हो चुकी थी। कबीर वहीं सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। प्रिया को हल्का हल्का होश आने लगा। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खुली तो उसे सामने सीलिंग दिखाई दी। उसने अपनी मंडी घूमकर देखी तो उसे कबीर नजर आया। उसने धीरे से उठने की कोशिश की तो कबीर का ध्यान उसे पर चला गया। वह उसके पास गया और उसे सहारा देकर उठने लगा। प्रिया उसके नजदीक आने से थोड़ा डर गई। कबीर ने उसे बैठाया। प्रिया अपना सिर नीचे झुकाकर बैठी थी। उसने कबीर की ओर देखा भी नहीं तो कबीर ने अपनी सख्त आवाज में कहा, कैसा महसूस कर रही हो? प्रिया ने बस अपना सर हमें हिलाया। उसे धीरे धीरे कर सब कुछ याद आने लगा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने डरते हुए कहा, जी हमने उन्हें अपने करीब नहीं बुलाया था, हमने कुछ नहीं किया, हम सच्ची कह रहे हैं, हम उन्हें जानते भी नहीं है। ये कहते वक्त वह काफी कम और घबरा रही थी। उसे अच्छे तरीके से याद था कि नकुल के वक्त कबीर ने उसे कैसे सजा दी थी और वह फिर से वह सजा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने डरते हुए जो मुंह में आया वह कह दिया। कबीर ने उसके कंधों को पकड़ा और कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पर प्रिया शांत ही नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने जोर से चिल्लाया, मैंने कहा शांत हो जाओ। प्रिया एकदम से गई और कबीर को अपने डरी हुई निगाहों से देखने लगी। कबीर ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं जानता हूँ, और तुम भी अभी ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें आराम करना चाहिए। प्रिया ने अपनी घबराई नजरों से कबीर की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद कबीर ने किसी को कॉल कर बुलाया तो एक मेड जिसे कबीर ने वापस कम पर बुला लिया था वह अपने हाथों में सूप लेकर आई। कबीर ने उसे टेबल पर रखने का इशारा किया, फिर उसने वह उठकर प्रिया के सामने अच्छे से एक्सेस कर दिया और कहा, लोपियों से। प्रिया ने अपना सर नाम हिलाया और कहा, हमें भूख नहीं है। उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था। कबीर ने कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बताया है तू। प्रिया ने डरते हुए सूप का एक चम्मच अपने मुंह की ओर बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे जिससे थोड़ा थोड़ा सूप गिर रहा था। कबीर ने ये देखकर एक गहरी सांस ली और उसके सामने बैठ गया और अपने हाथों से सूप होकर पिलाने लगा। प्रिया उसे हैरानी से देख रही थी तो कबीर ने कहा, मुंह खोलो। प्रिया ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। प्रिया हैरानी से उसे अच्छी रही थी, तभी उसके कानों में कबीर की आवाज फिर से आई, मैंने कहा मुंह खोलो। तो प्रिया ने अपना छोटा सा मुंह खोला तो कबीर ने उसे शूट पिला दिया। ऐसे ही धीरे धीरे करके कबीर ने उसे पूरा सूप पिला दिया और फिर ऊपर खड़ा हुआ और कहा, अब तुम आराम करो और जब तक मैं कमरे में नहीं आ जाता तुम इस बेड से नीचे नहीं उतरोगी। तो प्रिया ने डरते हुए कहा, जी हो, हमें वॉशरूम जाना है। कबीर ने ये सुना तो अपना सर हमें हिला दिया। प्रिया ने धीमे से अपना ब्लैंकेट हटाया तो खुद को देखकर हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने बदन पर ब्लैंकेट लपेट लिया। वह सिर्फ इस वक्त ब्लाउज और पेटीकोट में ही थी। कबीर ने उसकी यह हड़बड़ी देखकर कहा, वह डॉक्टर आई थी तो मैं चेक करने के लिए, उसके बाद तुम्हारे कपड़े बदलने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए बस तुम्हारे ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया था। प्रिया ने कुछ नहीं कहा तो कबीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी आवाज इतना फालतू का वक्त नहीं है मेरे पास। ये कहते हुए उसने उसे ब्लैंकेट से अलग किया और अपने गोद में उठकर बाथरूम में छोड़ आया और कहा, तुम नहाओ, तब तक मैं एक मेड को भेजता हूँ, वह तुम्हें कपड़े चेंज करवाने में मदद करवा देगी। यह कहकर वह बाहर चला गया। प्रिया उसे जाते हुए देखती रही।
थोड़ी देर बाद प्रिया नहा चुकी थी और मेड की मदद से उसने एक ढीला डाला कुर्ता पजामा पहनकर बेड पर लेट गई। उसके दिमाग में वही सारे बातें घूम रही थी, पर उसकी दवाई के असर से नींद आ गई, जिस वजह से वह गहरी नींद में सो गई। ये दूसरी तरफ कबीर जैसे ही नीचे पहुंचा, उसके आंखों की सारी हमदर्दी और नमी गायब हो गई। वह अपने सख्त और आपके साथ बेसमेंट की ओर बढ़ा। वहां किसी की चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि थॉमस था, क्योंकि कबीर के बॉडीगार्ड उसे अच्छा खासा टॉर्चर कर रहे थे। कबीर अंदर की ओर आया और किंग की तरह कुर्सी पर बैठ गया और इसकी सख्त निगाहें थॉमस पर ही बनी थी। उसके बैठते ही उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे मारना बंद कर दिया और थोड़ा दूर जाकर खड़े हो गए। तो क्या कहा था तूने, मैं तुझे ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। पर खैर, अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहता, सब करता, पर मेरी बीवी को हाथ नहीं लगना चाहिए था। थॉमस ने कहा, गलती हो गई कबीर, एक मौका दे दे, आइंदा तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। कबीर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, माफी माफी, गलती की होती है, गुनाह की नहीं। ये कहते वक्त उसने अपने बॉडीगार्ड की ओर देखा तो बॉडीगार्ड ने उसके हाथों में एक खंजर लाकर रख। वह थॉमस के पास आया और उसकी उंगलियों को घूरने लगा और बोला, इन्हीं उंगलियों को चल रहा था ना। तो उसके बदन पर थॉमस के आंखों में डर नजर आने लगा। वह अपना सर नाम हिला रहा था। कबीर ने उसकी दोनों हाथों की उंगलियां एक झटके में काट दी। कबीर बुरी तरह कैसे उसकी तेज ठीक बेसमेंट में गूंज उठी। फिर कबीर ने उसके होठों पर चाकू फिर आते हुए कहा, इन्हीं होठों से तूने उसको चूमने की कोशिश की ना। ये कहती थी उसने उसकी होठों पर खंजर चला डाला। यह नजारा काफी दिल दहलाने वाला था। उसका निचला होठ लटक चुका था, जिससे काफी खून बह रहा था। फिर उसने उसकी दांतों की तरफ देखा और अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। उसके बॉडीगार्ड ने एक खेल और हथौड़ी उसकी हाथों में दी। उसने कहा, इन्हीं दांतों से तूने उसे काटा ना। ये कहते वक्त वह काफी सनकी नजर आ रहा था। थॉमस अपना सरना में हिलने लगा। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने कबीर से पंगा ही क्यों लिया। कबीर ने उसके दांतों में कई सारी किस भोंक डाली, जिससे अब थॉमस करने को हो गया। वहां खड़े बॉडीगार्ड भीतर कांपने लगे, क्योंकि अभी कोई भी सामान्य इंसान थॉमस का चेहरा नहीं देख सकता था, क्योंकि उसका चेहरा काफी घिनौना नजर आ रहा था। फिर कबीर ने कहा, इन्हीं हाथों से तूने उसे थप्पड़ मारा था ना। ये कहते ही उसने उसके हाथों को उसके शरीर से अलग कर दिया। थॉमस अब चीख भी नहीं पा रहा था, वह हर जगह खून ही खून फैला था। और कबीर ने अपना चाकू उसके गर्दन पर रखा और कहा, इन सब की सजा सिर्फ मौत है, मौत। ये कहकर उसने उसकी गर्दन को उसकी धड़ से अलग कर दिया। कबीर के चेहरे पर काफी खून की चिटी नजर आ रही थी। वह किसी खूंखार शिकारी की तरह लग रहा था। उसने जोर से चिल्लाया, इसके टुकड़े टुकड़े करो और जंगल में फेंक दो, ब्लडी बस्टर्ड। ये कहते हुए वह अपने तेज कदमों से बाहर निकाल। इस वक्त कोई भी अगर उसे देख लेता तो डर जाता। वह सीधा अपने कमरे में गया। जब उसकी नजर बेड पर गई तो उसका गुस्सा अपने आप शांत होने लगा। उसने अपने कदम सीधा बाथरूम की ओर बढ़ा लिए और शावर के नीचे खड़ा हो गया। अब जैसे उसे शांति मिल रही थी। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया और बालकनी की ओर चले गया। वह सिगरेट की लंबे लंबे कश लेने लगा। उसके मन में काफी सवाल चल रहे थे, पर पहली बार ऐसा था कि उन सवालों के जवाब कबीर के पास नहीं थे। कि क्यों उसे इतना गुस्सा आया जब थॉमस ने प्रिया को छुआ। ऐसे ही यह रात बीत गई। अगली सुबह प्रिया की जब आंखें खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। उसने वह अपनी नजर घुमाई तो कमरे में कोई भी नहीं था। अब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। वह उठी और बाथरूम में चली गई। उसने नहाकर एक साड़ी पहन ली। वह अपने बाल समेटे हुए बाथरूम से बाहर आई, तभी उसकी नजर कबीर पर पड़ी, जो अभी जिम से लौटा था। उसकी बॉडी पसीने में भीगी हुई थी। वह अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। प्रिया ने एक नजर उसे देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि कभी बेहद हैंडसम था। प्रिया ने अपनी नजरें उसे पर से हटा ली और ड्रेसिंग टेबल के सामने आई। प्रिया की पायलों की आवाज सुनकर कबीर ने नजर उठाकर उसे देखा तो उसके दिल की धड़कन रुक गई। रानी कलर की सिल्क की साड़ी में प्रिया काफी खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसका बैकलेस गला उसे काफी अट्रैक्टिव बना रहा था। प्रिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई और अपने बालों में सिंदूर लगाया और होठों पर हल्का सा लिप बाम लगाया। जब उसने अपने बालों को झटका तो उसका पानी कबीर पर उड़ा। उसे कबीर होश में आया। उसने मन में कहा, यह मुझे क्या हो गया, मैं इसे ऐसे कैसे दिख रहा था। फिर प्रिया पलटी और बोली, जी नाश्ते में क्या बनाऊं। तो कबीर ने कड़क आवाज में कहा, 2 दिन तक तुम्हें नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, वह मेड बना देगी और उसके बाद भी सिर्फ अगर तुम चाहो तो खाना बनाना, बाकी काम भी सब मेड कर देंगे। और कबीर नीचे आए। आज मेड ने नाश्ता बनाया था। वह दोनों टेबल पर बैठ गए। कबीर ने कहा, एक बात पूछूं, उसका सही सही जवाब दोगे तो। कब प्रिया ने डरते हुए कबीर की ओर देखा। प्रिया ने कहा, जी पूछिए। तो कबीर ने कहा, तुमने सचमुच शादी पैसों के लिए की थी, मतलब मुझसे पहले जी अंकल से तुम्हारी शादी हो रही थी उससे, क्या तुमने सचमुच पैसों के लिए ही शादी करने के लिए हाँ कही थी। प्रिया उसका ये सवाल सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई। उसके दिमाग में उसकी मामी का माँ का और निशा बर्ताव चलने लगा। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने अपना सिर्फ नीचे झुका लिया तो कबीर ने कहा, जवाब दो। तो प्रिया ने अपना सर बस नाम हिला दिया। तो कबीर ने कहा, फिर। तो प्रिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में बोली, वह मामी ने तो हमें बताया भी नहीं था कि हमारी शादी किस होने वाली है, बस उन्होंने हमसे कह दिया कि हमारी शादी हो रही है और हमें तैयार होना है। कभी यह सुनकर हैरान था। उसने मन ही मन सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है, बिना देखे सुने शादी। कबीर को अब गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि प्रिया खुद को बचाने के लिए झूठ कह रही है। उसने फिर कुछ नहीं कहा। प्रिया भी खामोश हो गई। कबीर उठा और बाहर चले गया। प्रिया उसे जाते हुए देखती रही। फिर वह भी उठकर कमरे की ओर चली गई। ध्रुव को कुछ अर्जेंट काम था, इस वजह से वह ऑफिस में ही था। शाम के वक्त ध्रुव ऑफिस से घर आया। उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, भाभी
एक गिलास पानी मिलेगा। प्रिया जो अपने कमरे में थी उसने यह आवाज सुनी और नीचे आने लगी। उसने कहा जी अभी ले आई। गुरु ने उसकी ओर देखा, अरे भाभी आप ऊपर थी, मुझे लगा आप किचन में होंगी इसीलिए मैंने आपसे पानी लाने के लिए कहा। बिरयानी मुस्कुराकर कहा कोई बात नहीं हम ले आते हैं। ये कहकर वह किचन में चली गई। ध्रुव भी मुस्कुरा दिया। फिर प्रिया पानी ले आए और उसे ध्रुव के आगे कर दिया। ध्रुव ने मुस्कुराकर पानी ले लिया और पीने लगा। प्रिया वहीं सोफे पर बैठ गई। ध्रुव ने कहा भाभी अब आप ठीक है ना? मुझे कबीर से पता चला कि आपका किडनैप हो गया था। तो प्रिया ने धीमे से कहा जी हम अभी ठीक है। तो ध्रुव ने कहा अच्छा अपना ध्यान रखिए। फिर ध्रुव ने कहा वैसे भाभी आपके घर में कौन कौन है? ध्रुव का ये सवाल सुनकर प्रिया थोड़ी खामोश हो गई। फिर बोली जी मामा मामी और दीदी। तो ध्रुव ने कहा अच्छा और आपके मम्मी पापा? मम्मी पापा सुनते ही प्रिया की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा जी हमारे पापा तो हमें पहले से नहीं पता था कौन है, और मम्मी तो हम छोटे थे तभी हमें छोड़कर चली गई, तब से मामा मामी ने ही हमें पाला है। रूप को ये सुनकर काफी दुख हुआ क्योंकि उसकी भी मम्मी पापा नहीं थे। बस इतनी बात थी कि उसके पास उनकी सारी दौलत थी। जब वह 13 साल का था तब उन दोनों का एक्सीडेंट हो चुका था। तब से ध्रुव को उसके पापा के दोस्त ने ही संभाला था और फिर आगे चलकर ध्रुव और कबीर की दोस्ती हो गई जिससे आरती जी उसे बिल्कुल मन की तरह ही प्यार करती थी। ध्रुव भी आरती जी को अपनी माँ की तरह ही मानता था। तो ध्रुव ने कहा आप अपने घर नहीं गई जब से शादी हुई है तब से? तो ये सुनकर प्रिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कहा जी जाना तो चाहते हैं पर कैसे जाए? ये कहते हुए अपने सिर नीचे झुका लिया। तो ध्रुव ने कहा ठीक है आप उदास मत होइए, मैं कल कबीर से बात करूंगा, वह आपको वहां ले जाएगा। प्रिया ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा सच्ची? ध्रुव उसके चेहरे की मासूमियत देखकर मुस्कुराकर बोला मुच्ची। तो प्रिया ने कहा शुक्रिया। ध्रुव ने भी कुछ नहीं कहा। फिर वह दोनों ऐसे ही बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद बंगले के बाहर एक कार रुकने की आवाज आई। वह दोनों अपने बातों में इतना खो चुके थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं रहा। कबीर में गेट से चलता हुआ हाल तक पहुंचा तो उसके कानों में किसी की हंसने की आवाज आई जो कि बेहद प्यारी थी। तो कबीर ने सामने देखा जहां प्रिया खुलकर हंस रही थी, उसके सामने ध्रुव बैठा, वह भी मुस्कुरा रहा था। आज पहली बार था जब प्रिया इतना दिल खोलकर मुस्कुराई। कबीर तो उसके मुस्कान में खो गया, पर जब उसे अंदाजा हुआ कि यह मुस्कान किसी और के वजह से है तो उसके हाथों की मुट्ठी आकाश गई। वह उनके नजदीक बढ़ा और जोर से बोला यह क्या हो रहा है? दोनों ही एकदम से चुप हो गए और जी और से आवाज आई थी उसे और देखने लगे। सामने कबीर को खड़ा देख प्रिया की हंसी एकदम से गायब हो गई। वह चुपचाप बैठ गई। ध्रुव ने भी कहा कुछ नहीं, बस हम लोग थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। क्यों पार्टनर? ये कहकर उसने प्रिया की ओर देखा। उसके मुंह से पार्टनर सुनकर कबीर ने कहा पार्टनर? तो ध्रुव ने मुस्कुरा कर कहा हाँ मेरी मस्ती पार्टनर। ये कहकर उसने अपना हाथ की मुट्ठी प्रिया की ओर बढ़ाई तो प्रिया ने भी हिचकी जाकर उसकी मुट्ठी पर अपनी मुट्ठी टच की। कबीर की ये देखकर इब्रोह से कुड़ गई। उसने प्रिया से हल्के गुस्से में कहा मेरे लिए पानी लेकर आओ। प्रिया उसकी कड़क आवाज सुनकर तुरंत उठ गई। कबीर ने एक नजर ध्रुव को घूमते हुए उसके सामने जाकर बैठ गया। ध्रुव का खुद को यूं घूरना समझ तो नहीं आया पर उसने कहा आज इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? तो कबीर ने कहा क्यों तुझे कोई प्रॉब्लम हो गई? ध्रुव को उसका खाने का अंदाजा थोड़ा चटपटा तो लगा पर उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा अरे नहीं वह तो तू काम के अलावा कभी कुछ नहीं सोचता, बस इसीलिए मैंने पूछा। तो कबीर ने कहा आज ज्यादा वर्कलोड नहीं था तो बस इसीलिए आ गया। वैसे तू कभी आया? तो दर्द ने कहा बस 2-3 घंटे हुए, शायद कब से क्यूटी से बातें करता बैठा हूं तो वक्त का पता ही नहीं चला। कबीर उसके मुंह से प्रिया के लिए पार्टनर और क्यूटी जैसे शब्द सुनकर अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रहा था। उसने कहा भाभी है वह तेरी? तो उसे भाभी बोल। ध्रुव ने मुस्कुरा कर कहा हाँ वैसे तो वह मेरी भाभी है पर आज से हमारी दोस्ती भी हो चुकी है और वह काफी क्यूट है तो इसीलिए मैं उन्हें क्यूटी बुलाता हूँ। कबीर ने अपने हाथों की मुठिया का असली तभी वहां पर प्रिया पानी लेकर आई। उसने गिलास कबीर की ओर बढ़ाया तो कबीर ने उसकी ओर देखते हुए ही वह गिलास ले लिया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।